स्वागत है आप सबका जो है हमारी इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक लेक्चर सीरीज में। आज जो है हम सबसे पहले जो है जानेंगे कि हमारा एम्पलीफायर क्या होता है, फिर हम जानेंगे हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, फिर हम पर्टिकुलर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर समझने से पहले हमें जो है एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये एम्पलीफायर होता क्या है। हमें ये चीज़ जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो है एम्पलीफायर होता क्या है। अगर हम ये जान पाएंगे तो फिर हम लोग जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो देखो, एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होता होगा जो एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई का हम लोगों ने जो है बहुत अच्छा एग्जांपल देखा है। हमारा जो है क्या, जो आपका साउंड सिस्टम जो लगा रहता है उसमें माइक जो लगा रहता है, तो क्या करता है वो आपकी वॉइस की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है विद द हेल्प ऑफ, कैसे, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूज करके वो मेरी जो वॉइस की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब अगर किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं एम्पलीफाई करना, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, किसी चीज की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, टॉर्क बढ़ाना हो या स्पीड बढ़ानी हो, तो उसके लिए हमारे पास जैसा गियर सिस्टम होता है, सेम कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ चीज जो है हमारे पास यहाँ पर एम्पलीफायर होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं कि ये जो है मेरा एम्पलीफायर है, ठीक है, एम्पलीफायर। तो अगर मैं कहूं कि कैसे वो बढ़ाता है, मैंने कहा कि यहां पर जो है मैं कोई भी चीज होगी, तो देखो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर तो आप लोगों को क्लियर है। यहां पे इनपुट होगा और ये जो है उसका आउटपुट होगा। किसी भी चीज का, कोई भी डिवाइस है, किसी भी डिवाइस का अगर आपको कहा जाए कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, कोई डिवाइस होती होगी, आप कुछ इनपुट देते होंगे, आपको आउटपुट मिलता होगा। जैसे एम्पलीफायर साउंड सिस्टम वाला, तो इनपुट आपकी क्या है, इनपुट आपकी वॉइस है, और बाकी आउटपुट क्या है, हेडफोन में जो आपको वॉइस सुनाई देती है, ठीक है। तो क्या यहां पर मैंने कहा ये मेरा जो है कोई इनपुट सिग्नल है, ठीक है, मैंने साइनोसोडल सिग्नल यहां पर बनाया। तो ये क्या करता है एम्पलीफायर, मेरे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ानी है, क्या करनी है, वो सब लोग जो है क्या करते हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे इसने क्या करा, इसने जो है मेरी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम किया। मतलब एम्पलीफायर किसे कहेंगे, जो किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर सके, किसी भी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, उसे क्या करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मेरा एम्पलीफायर का बेसिक जॉब क्या है, काम क्या है इसका, इसका बेसिक जॉब है टू एम्पलीफाई दी एनी सिग्नल। हमारा जो है क्या करना, टू एम्पलीफाई कौन सा सिग्नल, इनपुट सिग्नल। हमारे जो है इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना, जो क्या काम है, ठीक है, हमारे इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना, ये हमारा जो है किसका काम है, हमारे जो है एम्पलीफायर का बेसिक काम है। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मींस ये है तो एम्पलीफायर ही, इसके साथ हमने ऑपरेशनल भी और जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, बहुत जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एम्पलीफायर तो बहुत हुए, एम्पलीफायर का काम क्या है, किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना, बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों इसे कहते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मेरे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब चाहे मेरा क्या हो, चाहे मेरा एडिशन हो, चाहे मेरा जो है सब्सट्रैक्शन हो, चाहे मेरा जो है मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, चाहे मेरा डिवीजन हो, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर ऐसा है, इस एम्पलीफायर की हेल्प से मैं सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। तो इसलिए मैथमेटिकल से मैथ को मैंने गायब कर दिया, इसे मैंने बोल दिया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। क्या करूंगा मैं, ऐसा एम्पलीफायर जिससे मैं जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं स्टार्टिंग में।
स्टार्टिंग में जब हमने ओपेम बनाने का हमारा पर्पज ये था कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। जैसे हमें कैलकुलेटर बनाना था, अब आपको ऐड करना था, तो कैलकुलेटर में क्या करना था, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको 2 + 2 करना था, 4 आना चाहिए था। तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए थी, तो उसका नाम जो है हमने दिया हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्यों इसका नाम ऑपरेशन एम्पलीफायर पड़ा, पहली चीज तो आप लोगों को ये समझ में आई कि इससे मैं सारे के सारे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता हूं, इसलिए जो है इसका नाम जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, अब जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज इसका होता है वेरी हाई गेन। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वेरी हाई गेन होता है। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है इस गेन टर्मिनोलॉजी से प्रचलित नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होता है गेन का मतलब, ये मैंने कहा ये मेरी कोई डिवाइस है। ठीक है, यहां पर आपने कोई वोल्टेज दिया वी इन, ठीक है, और यहां पर आपको जो है कुछ आउटपुट मिला वी आउटपुट। ठीक है, कुछ डिवाइस है, कुछ भी है अंदर, ठीक है, कुछ मान लेते हैं कुछ भी ये चीज है। तो गेन का मतलब होता है आपका, गेन का मतलब होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अब यहां पर चूंकि मैंने वोल्टेज की बात करी है तो किसका रेशियो है, तो वोल्टेज गेन ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई। अगर मैं यहीं पे बात करता कि मेरे को यहां पर मैंने जो है आई इन करंट दी और मेरे को इस डिवाइस में जो है आई आउटपुट करंट मिली, तो मेरा क्या निकलेगा, मेरा करंट गेन निकलेगा। ठीक है, गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या होता है गेन का मतलब, गेन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, अब इसके अलग अलग नाम हो गए। अगर आपने करंट करंट आउटपुट अपॉन कर इनपुट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो करंट गेन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो वोल्टेज गेन। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या होता है। तो इसका कौन सा, वेरी हाई गेन, वेरी हाई वोल्टेज गेन। ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज गेन जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का होता है। और पता आपको प्रैक्टिकली अगर आप इसकी रेंज देखोगे तो 10⁵ से 10⁶ मेगा, इस रेंज का जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, पहली चीज ये आई मेरे को ओपेम के बारे में पता चली, वेरी हाई गेन, वेरी हाई वोल्टेज गेन जो है इसका होता है। दूसरा, ये जो है मेरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। क्या है, क्या है मेरा ये मेरा जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है, वेरी, ओपेम की स्पेलिंग ही है, ओपेम का अगर डेफिनेशन आपसे पूछा है, ए वेरी हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज कॉल्ड ओपेम। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल का मतलब होता है कि ये कोई आपका डिवाइस है, यहां पर आपने दो वोल्टेज दिए, आगे मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा इसको, आगे आपको समझ में भी आएगा, और आपका कहा वी आउटपुट। तो पता आपके वी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, आपका जो वी आउटपुट है उसकी वैल्यू में अगर, उसकी वैल्यू में अगर V1 - V2 आया, अगर उसका आउटपुट में V1 - V2 आया, मतलब डिफरेंस कर रहा है, किसका डिफरेंस कर रहा है, इनपुट का डिफरेंस कर रहा है। सपोज मैंने कहा ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो कितना हो गया वी आउटपुट, वी आउटपुट आपका हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, तो क्या आपका ओपेम है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आगे हम देखेंगे कि ये जो है क्या करता है, इसका आउटपुट जो है इनपुट का डिफरेंस आता है। ठीक है, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, जो मेन प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं पहले, ताकि आपके दिमाग में एक बेसिक चीजें जो है समझ में रहेगी। पहली चीज, इसका वेरी हाई वोल्टेज गेन रहता है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, विद इसके साथ इसका हाई इनपुट इंपीडेंस, ठीक है, हाई इनपुट इंपीडेंस होता है, और आपका लो आउटपुट इंपीडेंस। ठीक है, अब आपसे पूछे कि आपको बताना है
ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहोगे ऑपरेशन एम्पलीफायर इज दैट विच हैज ए वेरी हाई वोल्टेज गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस। ये जो है मेरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये जो है मेरी क्या होती है, ये मेरी जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डेफिनेशन होती है। अब क्या होता है, अगर आपको और भी ज्यादा गेन चाहिए, ठीक है, अगर आपको और भी ज्यादा गेन चाहिए तो क्या करते हैं, बहुत सारे जो है ओप एम्प को हम लोग जो है एक साथ जो है कैस्केड में जो है कनेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, अब फोर्थ और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बात करूं ओपेम में एक किस रेंज से किस रेंज तक का सिग्नल वर्क करता है। ठीक है, तो आपको यहां से पता चल पाएगा, यहां से आप बता पाओगे कि ओपेम जो है मेरा एसी में वर्क करता है या डीसी में वर्क करता है। मेरा ओपेम जो है 0 हर्ज से लेकर 1 मेगा हर्ज तक वर्क करता है। ठीक है, इसकी जो मैं कहूं कि इसकी वर्किंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज तक ये वर्क कर सकता है। तो इससे आप कह सकते हो कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी की मैं बात करूं तो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। तो आप कह सकते हो कि ओपेम मेरा डीसी में वर्क कर सकता है। एसी की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मैं बात करूं हमारे जो घर में आती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हमारे जो रडार हैं या हमारे जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं उसमें जो इसकी रेंज होती है किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज की रेंज में होती है। पर्टिकुलर अगर आप कहोगे ना, जो पर्टिकुलर आपकी एयरक्राफ्ट होते हैं वहां पर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स यूज किया जाते हैं। ठीक है, तो और कम्युनिकेशन में अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन में मोस्टली जो सिग्नल यूज किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज किया जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर मेरा जो है ये एसी एज वेल एज डीसी में वर्क कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि आपका ओपेम किस किस में वर्क करता है, तो अगर आप देखो इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बहुत बड़ी रेंज है, 0 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल पे ये वर्क कर सकता है। तो क्या यहां से कह सकते हैं वर्क ऑन एसी एंड डीसी, ये एसी और डीसी दोनों में जो है क्या कर सकता है, ये दोनों में वर्क कर सकता है। ठीक है, अब ये दिखता कैसा है ना, अब ये दिखता कैसा है ये थोड़ा सा हम लोग देखें तो ओपेम क्या होती है, ओपेम एक आईसी होती है, सिलिकॉन की एक चिप होती है। ठीक है, अब दिखता कैसा है, ये जो है एक राउंड्स में होती है। तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की फॉर्म में आपको कैसा दिखाई देता है वो मैं बात करूं तो आपको ऐसा हम लोग जो है, जो बुक्स में हम लोग देखते हैं, ये कहते हैं ये हमारा जो है वी आउटपुट है। यहां से जो है हमारे इसमें क्या होते हैं, 2 इनपुट होते हैं, एक इनपुट टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसे मैंने नाम दिया V1, इसे मैंने नाम दिया V2। ठीक है, तो ये आपका जनरली ओपेम होता है। अब देखो कोई भी चीज है, कोई भी एम्पलीफायर ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट दिया उसने आपके इनपुट सिग्नल को उसने एम्पलीफाई कर दिया, नहीं, उसको चलाने के लिए कुछ एक्सटर्नल पावर भी तो चाहिए। तो वो पावर जो है वो पावर हम यहां पर इसे ऐसे देते हैं जिसे हम लोग जो है बाइसिंग वोल्टेज या ऑफसेट वोल्टेज भी कहते हैं, जो यहां पर मैंने कह दिया प्लस वोल्ट और माइनस वी, उस पावर को जो है ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या कहेंगे, अब ओपेम की आप और परिभाषा कुछ और दे सकते हो। ओपेम के बारे में आप कह सकते हो ओपेम हैज ए 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ठीक है, क्या है हमारा इसमें, ये हमारा 2 इनपुट होते हैं और हमारा जो है 1 आउटपुट होता है। ठीक है, ये चीज हो गई, 2 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है, और क्या होता है हमारा 2 पावर सप्लाई, 2 पावर सप्लाई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, 2 पावर सप्लाई। ठीक है, तो ऐसा जो है हमारा ओपेम दिखता है अगर मैं बात करूं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर इन टर्मिनल्स के जो ये नाम मैंने दिए हुए हैं, इन टर्मिनल्स के नाम है। ठीक है, इन टर्मिनल के नाम है, नेगेटिव मतलब इनवर्ट, तो इस टर्मिनल को हम बोलते हैं नेगेटिव मतलब इनवर्ट। तो इस टर्मिनल का नाम है हमारा क्या, इस टर्मिनल का नाम है हमारा इनवर्टिंग टर्मिनल। इस टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं इनवर्टिंग, इन्वर्ट कर रहा है ना। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब इनवर्टिंग टर्मिनल, और इसका क्या कहेंगे, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल कह दीजिए या कह दीजिए पॉजिटिव टर्मिनल।
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों लिखवा रहा हूं इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, क्योंकि ये अब आपके बहुत आगे यूज होने वाले हैं। पूरे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करूंगा, मैं आगे आपको कहूंगा ये इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया है। ठीक है, और आगे अलग अलग हम जानेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनको जानेंगे, फिर हमको पता चलेगा इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या लगाते हैं, उस पर क्या डिफरेंस आता है, कैसा होता है, क्या चीज होता है। ठीक है, आ गया ओपेम, टू इनपुट वन आउटपुट। दो इनपुट कौन कौन से हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। वन आउटपुट, टू पावर सप्लाई। ठीक है, चलिए दो पावर सप्लाई होती हैं जो क्या है आपका प्लस वी एंड माइनस वी। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये 5 ± 5 वोल्ट ही हो, ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये प्लस V1 हो सकता है, प्लस V2 हो सकता है। आगे हम इसको क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर हम जानेंगे। ठीक है, बट हाँ पावर सप्लाई होती है। ठीक है, पावर सप्लाई होती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बाइसिंग वोल्टेज भी कहते हैं जिसे। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये आपका ये हो चीज हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको कहा यहां पर पर्टिकुलर, यहां पर अगर आपको क्या करना हो, यहां पर अगर आपको V आउटपुट निकालना हो, क्या निकालना हो, V आउटपुट निकालना हो, तो V आउटपुट आप कैसे निकालोगे, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है, तो क्या होगा, गेन इंटू डिफरेंस, गेन इंटू क्या, गेन, गेन इंटू डिफरेंस अगर आप कर दोगे, वीडी कर दोगे, तो आपका जो है वी आउटपुट निकल जाएगा। इस गेन की वैल्यू क्या भी आपने पढ़ी थी, वेरी हाई गेन होता है। ठीक है, तो आपका जो वी आउटपुट होगा वो होगा ए। गेन को किससे डिनोट करते हैं, गेन को जो है हम ए से डिनोट करते हैं। वीडी क्या होगा, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा, V1 माइनस V2। ठीक है, तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे जो है इसका आउटपुट पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ही क्या रेंज होती है, एक ही रेंज आपके लिए होती है 10⁵ से 10⁶ के बीच रेंज होती है। अगर आपको जो उसने क्वेश्चंस में दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो आप इसको देख के जो है क्या कर सकते हैं, आप इसको देख के जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसके मोड थोड़ा सा हम थोड़ा आगे जानेंगे। अब बताओ, ठीक है, अब यहां पर पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, है ना, आप लोग कोशिश कीजिएगा उसका कि आप निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपको मैंने कह दिया इसका जो गेन है, इसका गेन है 10⁴। मैंने इस क्वेश्चन में आपको 10⁴ इसका गेन दे दिया है, तो अब आप क्या इसका आउटपुट निकाल सकते हो। सिंपल मैथमेटिक्स है, क्या होगा आपका, ये क्या दिया है मैंने, वोल्टेज गेन दिया है आपको, वी आउटपुट पूछा है, तो आपको पता डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब वोल्टेज गेन यहां पर V1 माइनस V2, मतलब आपका V1 मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज इनटू वोल्टेज गेन को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल पाएगा। तो आपका कितना यहां से V आउटपुट आ जाएगा, अब आपका जो है V आउटपुट यहां से आ जाएगा, ये आपका हो गया है 10⁴। V1 कितना है 2 मिली वोल्ट, V2 कितना है 1 मिली वोल्ट, तो कितना आ गया 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट को अगर आप वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 10⁻³ आ जाएगा। तो आपका V आउटपुट कितना आ गया आपका, यहां से अगर हम V आउटपुट देखें तो 10⁻³ कितना आ गया F3, एक काउंट हो गया, तो आपका 10 वोल्ट जो है आपका आउटपुट आ गया है। ठीक है, आई बात समझ में, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। क्यों इसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर मैंने बोला, डिफरेंशियल क्यों बोला, क्योंकि डिफरेंस कर रहा है इनपुट के दोनों सिग्नल का। ठीक है, हाई गेन तो दिख ही रहा है आपको, यहां पे हाई गेन का दिख रहा है। तो अब यहां से आपको यहां तक, अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मैं दूं तो आप लोग जो है इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब जो है एक दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, यहां तो निकाल लिया आपने। अब एक अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को देता हूं, आपको बताना है कि इसका आउटपुट कितना होगा। ठीक है,
ठीक है, चलिए। और मैंने कह दिया है आपको इसका जो वोल्टेज गेन है एवी जो है वो आपका 10 टू द पावर कितना है, 10 टू द पावर 4 नहीं, अभी 10 टू द पावर 5 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपका जो है वी आउटपुट कितना होगा, बताइए। वही आप लोग करोगे, वही तरीका है। वी आउटपुट आपने निकाला, वी आउटपुट आपका हो जाएगा ए वोल्टेज गेन अपॉन वी वन माइनस वी टू। वी वन मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे जो आपका वोल्टेज है माइनस नेगेटिव टर्मिनल पे जो है आपका वोल्टेज है। ठीक है, तो आपने यहां से इसे निकालने की कोशिश करी तो वी आउटपुट आपका कितना आ गया, 10 रेज़ टू द पावर 5। वी वन कितना है, 5 में से 2 गए 3 मिली वोल्ट, तो आपका 10 टू द पावर माइनस 3। अब देखो कितना आ गया, यहां से आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 2, तो आपका आउटपुट कितना आ गया, आपका आउटपुट आ गया 300 वोल्ट आ गया। 300 वोल्ट जो है सबका आंसर आ गया है। अब थोड़ा सा सोचो, देखो एम्पलीफायर का काम हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, पर उसकी भी तो कुछ रेंज होगी। अरे इसको सप्लाई में 10 वोल्ट से दे रहा हूं यार, ये तो मेरे लिए चमत्कार हो गया। सप्लाई में 10 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट की दे रहा हूं, आउटपुट मेरा जो है 300 वोल्ट आ जाए। ये लॉजिकली आपको पॉसिबल लग रहा है क्या? सोचिए, ये डिवाइस, ये ओपेम काम कैसे कर रहा है? ओपेम को सप्लाई कौन दे रहा है, ओपेम को पावर कौन दे रहा है? ओपेम को पावर ये चीज दे रही है। अब पावर आप दे रहे हो 10 वोल्ट के, आउटपुट आपको मिल जा रहा है 300 वोल्ट। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ओपेम का जो आउटपुट है वो कभी भी बाइसिंग वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस केस में आपका जो आउटपुट जो आएगा, एक्चुअल में जो आपका वी आउटपुट होगा वो आउटपुट होगा आपका 10 वोल्ट। कितना होगा? 10 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आउटपुट ऑफ ए ओपेम कांट बी एक्सीड बाइसिंग वोल्टेज। बाइसिंग वोल्टेज से ज्यादा जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्या आउटपुट नहीं हो सकता है, क्योंकि पावर ही मैं इसको 10 वोल्ट से दे रहा हूं और ये आपका 300 वोल्ट बना दे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो सब जगह ये लगाओ, पूरा जो इतना जो क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, सब मिनटों में खत्म हो जाएगी। इस चीज को पावर देने वाली ही ये चीज है, तो इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। अगर आप लॉजिकली भी सोचो, ऐसे भी सोचो, मतलब एक कैसे एक लेहमैन की तरह, तो तब भी आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या है, क्या बड़ा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपेम का आउटपुट जो है कभी भी, बेसिक रूल है ये। ठीक है, ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो है ये बेसिक रूल है। क्या हमारा जो है ये बेसिक रूल है, आउटपुट ठीक है, आपका ओपेम का आउटपुट जो है कभी भी बाइसिंग वोल्टेज से ज्यादा नहीं आपका हो सकता है। ठीक है, इसका जो है पर्टिकुलर ग्राफ टाइप का बनाते हैं। अब जैसे सपोज इसी केस में अगर क्या होता, इसी केस में अगर मैंने ये कर दिया, अब बताओ आपका आउटपुट क्या होता। अगर मैंने कहा ये दो, चलो इसको ये आपका चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब क्वेश्चन हो गया, ये मैंने कहा ये आपका है 1 मिली वोल्ट और मैंने कहा ये आपका है 2 मिली वोल्ट। ठीक है, ये 1 मिली वोल्ट है, ये 2 मिली वोल्ट है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बना दिया। इस केस में आपका आउटपुट क्या होगा? ठीक है, इस केस में आपको आउटपुट बताना है। अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब मैंने V1 को 1 मिली वोल्ट ले लिया है, V2 को 2 मिली वोल्ट ले लिया है। तो होगा क्या, आप जाओगे तो सिंपल इसी फॉर्मूले पे, क्या जाओगे सिंपल, आप इस फॉर्मूले पे आप जाओगे, V आउटपुट बराबर AV,
फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। V1 माइनस V2 तो बोले तो 1 माइनस 2 तो कितना आ गया ये तो आपका था 10 टू द पावर 5, ये आ गया 1 मिली वोल्ट। 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ पे साथ में आ गया माइनस का। तो V आउटपुट इस केस में आपका कितना आ रहा है, इसका कोई कहेगा इसका V आउटपुट आ रहा है माइनस का 100 वोल्ट। ठीक है, तो जहां यहां मैक्सिमम माइनस कितना जा सकता है, यहां पर मेरा मैक्सिमम माइनस जा सकता है 10 वोल्ट। यहां तो चला गया कितना, यहां तो चला गया मेरा माइनस 100 वोल्ट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में कितना आपका V आउटपुट आएगा, इस केस में जो मेरा V आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, ये जो है मेरा बेसिक रूल है। चाहे मैं अगर उसकी पॉजिटिव साइड की बात करूं या चाहे जो है मैं उसकी क्या करूं, चाहे मैं उसकी नेगेटिव साइड की जो है मैं उसकी बात करूं। ठीक है, अब ये समझ में आया यहां से, है ना, कि हमारा ओपेम का जो आउटपुट है, ओपेम का आउटपुट जो है बाइसिंग वोल्टेज से ज्यादा या बाइसिंग वोल्टेज से, नेगेटिव वाले बाइसिंग वोल्टेज से कम नहीं हो सकता है। इस पॉजिटिव से ज्यादा नहीं हो सकता है, इस नेगेटिव से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो ओपेम का जो आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ ओपेम, उसकी रेंज क्या होगी, आउटपुट ऑफ ओपेम की आपकी जो रेंज होगी माइनस V2 कहां तक होगी, प्लस V की रेंज में ही होगी। इससे माइनस V से कम नहीं होगी और प्लस V से जो है ज्यादा नहीं होगी। तो ओपेम कांट बी मोर देन दी बाइसिंग वोल्टेज और कांट बी लेस देन दी बाइसिंग वोल्टेज। ठीक है, मोर और लेस, मोर किसके लिए कह रहा है, मोर कह रहा है पॉजिटिव वाले के लिए और लेस कह रहा है नेगेटिव वाले के लिए। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक। ठीक है, अब जो है अब आपको बताते हैं कि आपका ये ओपेम दिखता कैसा है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको इसका कैसा स्ट्रक्चर दिखाया, अभी मैंने इसका दिखाया कि इसके जो है 2 इनपुट होते हैं, क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा सिग्नल्स की फॉर्म में इसे देखने की कोशिश करते हैं। सिग्नल्स की फॉर्म में इसे हम देखेंगे तो फिर आपको जो है ये और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसके 2 मोड के ऑपरेशन होते हैं। पहला मोड का ऑपरेशन हम लोग देखते हैं यहां पे। ये मैंने कहा ये V1 है, ये मैंने कहा ये V2 है। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मेरा V आउटपुट है। और यहां पर जो है ये मैंने इसका जो है प्लस V और ये माइनस V मैंने कहा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम थोड़ा सा जो है इसके 2 तरह के मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला है नॉन इन्वर्टिंग मोड। पहला मोड मैंने क्या कहा, पहला मोड है मेरा नॉन इन्वर्टिंग मोड। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग मोड का मतलब मेरा क्या है, नॉन इन्वर्टिंग मोड का मतलब मेरा है कि मेरा क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग मोड पे जो भी मेरी सप्लाई होगी वो नॉन इन्वर्टिंग मोड की तरफ होगी और इन्वर्टिंग मोड मेरा क्या होगा, इन्वर्टिंग मोड मेरा ग्राउंड होगा, या कह सकते हो उसका वोल्टेज 0 होगा। मतलब नॉन इन्वर्टिंग मोड का मतलब है मेरा V1 पे सप्लाई होगी, V2 जो है मेरा 0 होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इस समय पे जो A है, A कुछ भी है, ठीक है, A मान लेते हैं, इसका जो वोल्टेज गेन A है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। आपका आउटपुट होगा V आउटपुट, आप कैसे निकालोगे, V आउटपुट आप निकालोगे AV इंटू V1 माइनस V2। V2 क्या है, ग्राउंड है, मतलब उसकी वैल्यू 0 है। तो आपका क्या हो रहा है, आपका V0 जो है आपका A इंटू V1 आपका हो रहा है, कोई फैक्टर होगा, गेन होगा, उससे जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, मैंने कहा मेरा जो V1 है वो मेरा है VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैंने कहा, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आपका आउटपुट मिलेगा A VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच आपको कुछ फेज शिफ्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ये भी उसी डायरेक्शन में है और ये भी एक मल्टीप्लाई हुआ, केवल इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं नॉन इन्वर्टिंग मोड मेरा 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ना, दोनों क्या होंगे। अगर मैं यहां पे बनाऊं,
मैं अगर यहाँ पे बनाऊं कैसा, अगर मैं कहूं कि मुझे बनाओ जी कि मैं अपना इनपुट बनाऊं, तो मैंने कहा ये मेरा इनपुट होगा, क्या है मेरा ये मैंने कहा ये है मेरा वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपने कहा अपना आउटपुट भी बनाओ, तो आउटपुट में क्या होगा, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड मेरा बढ़ जाएगा, यही तो होगा बस, इस ए वी के कारण मेरी वी बढ़ जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन इन्वर्टिंग मोड मतलब इंट्रोड्यूस 0 डिग्री फेज शिफ्ट, दोनों के बीच में जो है कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है सीधा, ये आगे आपको बहुत यूज होगा, ये आपको याद रखना है कि नॉन इन्वर्टिंग मोड में मेरा जो है क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग मोड में जो मेरा जो है 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, अब हम इसको जब इन्वर्टिंग मोड में देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहले समझ में आया इन्वर्टिंग मोड में मतलब क्या होता है, जब आपका सप्लाई इन्वर्टिंग मोड में हो और दूसरा मोड आपका क्या हो, दूसरा मोड आपका ग्राउंड हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, नॉन इन्वर्टिंग मोड। मतलब नॉन इन्वर्टिंग मोड वाले पे सप्लाई है, दूसरा वाला ग्राउंड है। ऐसे ही हमारा अगला जो मोड होता है, अगला मोड हमारा होता है क्या, अगला मोड हमारा होता है, अगला मोड हमारा होता है इन्वर्टिंग मोड। ठीक है, क्या मोड हमारा है अगला, अगला है हमारा इन्वर्टिंग मोड। देखिएगा, ठीक है, यहां से बहुत अच्छी लर्निंग हमको होगी, आगे हम बहुत यूज करेंगे। तो इन्वर्टिंग मोड में क्या करना है आपको, इन्वर्टिंग मोड में आपका क्या होगा, इन्वर्टिंग मोड में आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपका ग्राउंड हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल में आपकी सप्लाई रहेगी, तो यहाँ पे V2 है। ठीक है, और आपका ये V आउटपुट है, और मैं यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज मैंने दिखा दी, ये बाइसिंग वोल्टेज आपका +V और -V है। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका V आउटपुट कितना होगा, A इंटू V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू क्या है इस केस में, ग्राउंड है, ग्राउंड मूल्य का मतलब 0 वोल्ट, तो कितना हो गया आपका A 0 माइनस V2। तो आपका V1 कितना आ रहा है, आपका सॉरी आपका V आउटपुट कितना आ रहा है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, ये आपका V आउटपुट है। ठीक है, क्या है आपका, ये V आउटपुट है। तो आप देखो आपका V आउटपुट कितना आ रहा है, मेरा V आउटपुट आ रहा है -AV2। ठीक है, क्या आ रहा है, -AV2। तो सपोज मैंने कहा V2 है मेरा VM साइन ओमेगा टी, तो आपको V आउटपुट कितना मिला, आपको आउटपुट मिला -AVM साइन ओमेगा टी। तो अगर आप इसकी वेवफॉर्म बनाने अब जाओगे, वेवफॉर्म बनाने अगर आप जाओगे तो क्या हो गया है, ऐसे बनेगी इसकी वेवफॉर्म की नहीं बनेगी, ये ऐसे 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 था, इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब इसका उल्टा हो गया है। कैसे हो गया है, जहां पर पॉजिटिव है वहां नेगेटिव हो गया है, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो गया, साथ में ए भी कुछ है, ऐसा हो गया मामला, ऐसा हो गया मामला, है ना। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां से समझ में आई कि इन्वर्टिंग मोड क्या करता है, इन्वर्टिंग मोड इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिग्नल को ही इन्वर्ट कर दे रहा है, सिग्नल को ही उल्टा कर दे रहा है। माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा करना। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर आपको आपका इन्वर्ट करना है तो मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही चीज तो हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्टिंग मोड ऑपरेशन एम्पलीफायर में मेरे 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को इंट्रोड्यूस करता है। समझ में आई, इस पॉइंट को जो है स्टार बनाकर लिख लीजिए, क्या करता है मेरा ये, इंट्रोड्यूस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है, ये जो है मेरी 180 डिग्री के फेज शिफ्ट को जो है इंट्रोड्यूस करता है, कौन सा, मेरा इन्वर्टिंग मोड। आई बात समझ में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नॉन इन्वर्टिंग मोड कितने डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, इन्वर्टिंग मोड कितने डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। आगे और सिग्नल्स की फॉर्म में भी हम लोग इसे देखेंगे पूरा, मतलब आगे अभी हम इसकी जब एनालिसिस करेंगे तो वहां पर भी जो है चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी जो है आपके ये बड़े काम आएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिखता कैसा है रियल में। ठीक है, और
हम जो एनालिसिस के लिए लेंगे, हम एनालिसिस के लिए कौन सा लेते हैं, हम लोग जो है एनालिसिस के लिए हमारा आइडियल ओपेम ही लेते हैं। आइडियल ओपेम से ही हम लोग जो है अपने सारे काम करते हैं, आइडियल ओपेम को ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल ओपेम को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो दिखता कैसा है आपका ये ओपेम, यहां से आइडियल ओपेम की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन फ्रेम होना ही होना है। और याद करने का तरीका ये बता दूंगा, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है चीजों को, ठीक है। तो ऐसा, यहां तक तो आपको सबको पता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहां से ये आपका क्या हो गया, इस टर्मिनल को आपने बोला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज, इस टर्मिनल को बोला आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल वोल्टेज। यहां पर क्या होता है, यहां पर इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस होता है जिसे मैं कहता हूं मेरा इन्वर्टिंग इंपीडेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन अगर मिट गए हो तो मैंने यहां पे बना देता हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव यहां पर है, दूसरे कलर से मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे, ठीक है। इस कलर से मैं बना देता हूं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया है, ये V1 यहां हो गया है, ये V2 यहां हो गया है, ठीक है। यहां तक दिखाई दे रहा होगा, कलर का जो है कोई कंसर्न नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर मैं बात करूं इसके, यहां पर तो आपने दो जो बाइसिंग वोल्टेज इसके ये लगा दिए हैं, ये आपका हो गया +V, ये हो गया आपका -V, ठीक है। आउटपुट का रेजिस्टेंस ये यहां पर है जिसे मैं कह रहा हूं RO, ये है आपका इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस और इंपीडेंस में तो कोई डिफरेंस है नहीं ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर आपका R और L आ जाए, R और X आ जाए तो इंपीडेंस हो गया, और RE R है तो आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसे आप Z इन लिखूंगा तो इंपीडेंस हो जाएगा, और RE लिखूंगा तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये यहां पर जो है ऐसा, ये इसके अंदर, ठीक है, यहां पर जो है इसके अंदर ये ऐसा एक +- A, ठीक है। क्या AV वोल्टेज गेन इनटू VD, ये क्या है, डिफरेंस वोल्टेज, ये डिफरेंस वोल्टेज है इन दोनों का डिफरेंस। ये क्या है, ये VD क्या है, ये VD है आपका V1 - V2, ठीक है। ऐसा होता है, और आपका यहां से ये ग्राउंड होता है, ठीक है। ऐसा जो है आपका ये दिखता है, और ये आपका जो है V आउटपुट होता है, ठीक है। अब एक एक चीज को देखिए, यहां से ये हो गया डिफरेंस दोनों का V1 - V2, ये हो गया मेरा इनपुट इंपीडेंस, ठीक है। यहां पर मैंने रेजिस्टेंस की फॉर्म में दिखाया तो इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया इसका आउटपुट इंपीडेंस, ये R0, ये यहां पे हो गया ओपन लूप गेन इनटू VD, ठीक है। तो जो आपको दिखता है ना V आउटपुट = AV × VD, वो कहां से निकल के आता है, वो आपका जो है यहां से एक्चुअल में निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है मेरा दिखता है, अब देखिए क्या मैंने कहा, हाई इनपुट इंपीडेंस होता है जनरली ओपेम का। तो अगर मैं बात करूं मेरा आइडियल का, अब आप लोग मुझे बताते जाओगे, यहां पर आइडियल ओपेम मैंने कहा तो हाई इनपुट इंपीडेंस, हाई इंपीडेंस मतलब मेरा जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। हाई मतलब आइडियल में बहुत हाई की बात करूंगा तो क्वेश्चन आता है आइडियल ओपेम का, PR क्या लिख दिया मैंने, ये ओपेम है, ठीक है, P है। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, हाई क्या होता है आपका, आइडियल ओपेम का हाई इनपुट इंपीडेंस होता है, लो आउटपुट इंपीडेंस। शुरू में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो आइडियल के लिए कितनी लो हो सकती है, आइडियल के लिए बिल्कुल लो हो सकती है बोले तो आपका 0 हो सकता है, ठीक है। अब आपका अगला आता है आपका क्या, गेन, हाई गेन। तो ये आपका AV गेन कितना हो सकता है आपका, हाई मींस कितना हाई हो सकता है, हाई मींस बहुत हाई, सबसे ज्यादा बड़ा क्या है, इनफाइनाइट से बड़ा कुछ नहीं है। तो आइडियल ओपेम का क्या हो गया है, ये हो गया है इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसकी बैंडविड्थ की, ठीक है, बैंडविड्थ होता है फ्रीक्वेंसी की रेंज, ये भी होती है इसमें इनफाइनाइट, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम दो चीजें आगे अभी हम और पढ़ेंगे इसमें, अभी केवल मैं आपको इसके बारे में केवल जो है इतना सा बता रहा हूं, स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट बताता है कि आपका किसी भी ओपेम में आपका
इनपुट से आउटपुट कितने जल्दी रीच हुआ, कितने जल्दी जो है आपका पहुंचा, ठीक है। हाउ फास्ट आउटपुट रीच हिज फाइनल वैल्यू। ठीक है, आपका आउटपुट कितने जल्दी जो है आपका फाइनल वैल्यू को रीच हुआ, तो ये भी क्या होता है आपका आइडियल ओप एम्प का जो है आपका हो जाता है इन्फिनिटी। और अगला आता है हमारा CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, AD अपॉन AC। इसको हम सब आगे करेंगे। ये भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो बस क्या ध्यान रखना है, आइडियल ओप एम्प पे आउटपुट इंपीडेंस 0 होता है, बाकी सब इन्फिनिटी होता है। क्या ट्रिक याद रखनी है, याद रखना है कि केवल ये जो है अलग चीज है। बस याद रखने की चीज क्या है, याद रखने की चीज केवल ये है कि आइडियल ओप एम्प में मेरा जो है आउटपुट इंपीडेंस 0 होता है, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें जो है आंख बंद करके इनफाइनाइट होती है, ठीक है। याद करने का तरीका केवल और केवल ये है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, डायरेक्ट आप लोगों के लिए, मतलब डिप्लोमा लेवल पे अगर मैं बात करूं या आप लोगों के एग्जाम की बात करूं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आइडियल ओप एम्प के बारे में पूछ लेगा। आइडियल ओप एम्प के बारे में जो है कुछ बताइए, ठीक है। तो इसको लिखें, क्या क्या होता है आइडियल ओप एम्प में। इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस, ठीक है। इनफाइनाइट में क्या क्या होता है, इनपुट इंपीडेंस इनफाइनाइट होता है, गेन आपका इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट गेन हो गया, इनफाइनाइट बैंडविड्थ हो गया, इनफाइनाइट क्या हो गया, इनफाइनाइट आपका स्लू रेट हो गया, और इनफाइनाइट आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट आपका जो है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आपका इनफाइनाइट हो गया है। केवल और केवल 0 क्या होता है, इनपुट इंपीडेंस जो है आपका 0 होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे आइडियल ओप एम्प की। आगे हम जो भी एनालिसिस करेंगे वो सब जो है हम आइडियल ओप एम्प की तरह करेंगे। थोड़ा जब हम और आगे जाएंगे तो हम कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड या देखेंगे कि अंदर करंट नहीं फ्लो होती, हम थोड़ा सा आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी आइडियल की प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है आइडियल के साथ प्रैक्टिकल का थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं मेरा जो है आइडियल के लिए क्या होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मेजरमेंट में पढ़ते हैं ना, आइडियल किसका, आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल एमीटर, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, वैसे ही जो है हम यहां पर, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर हमको देखने हैं, इनपुट इंपीडेंस, आउटपुट इंपीडेंस, गेन, ठीक है, बैंडविड्थ, स्लू रेट, और अगला CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ठीक है। तो तुरंत आप लोग लिख सकते हो क्या क्या, इनपुट इंपीडेंस इन्फिनिटी, आउटपुट इंपीडेंस 0, गेन इनफाइनाइट, बैंडविड्थ इनफाइनाइट, स्लू रेट इनफाइनाइट, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो भी आपका कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कितना होता है आपका, प्रैक्टिकल में आपका होता है 2 मेगा ओम, कितना होता है आपका 2 मेगा ओम। आउटपुट इंपीडेंस आपका होता है 75 ओम। प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, किसी एक आईसी जो होता है, जैसे किसकी बात कर लूं, 741 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 741 ओप एम्प का मॉडल है, जैसे अलग अलग गाड़ियों के मॉडल आते हैं, ऐसी 741 जो है एक ओप एम्प का मॉडल है, ठीक है। और क्या होता है, गेन कितना होता है, गेन मैंने आपको बताया था 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6 रेंज का होता है, जो हम एनालिसिस में देख रहे थे, निकाल भी रहे थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ भी आपकी कितनी होती है, बैंडविड्थ आपकी 10⁻⁵ से 10⁻⁶ रेंज की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्लू रेट की, ठीक है, 0.5, ठीक है। और स्लू रेट की जो है यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। क्या बता रहा है आपका, आउटपुट कितने जल्दी अपनी फाइनल वैल्यू को रीच कर रहा है। तो आउटपुट वोल्टेज में होगा, फाइनल वैल्यू किस में आएगी, टाइम में आएगी। आउटपुट अपनी फाइनल वैल्यू को कितने टाइम में रीच कर रहा है, तो वोल्ट माइक्रोसेकंड, ठीक है। और CMMR की अगर बात करूं तो कैंसिल हो जाता है, और पर्टिकुलर आपका डीबी में भी आता है, आगे हम निकालेंगे, लॉग लेके निकालते हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर कहूं, अगर है क्या आपका कॉमन मोड डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन, ये दोनों ही गेन है, तो गेन से गेन कैंसिल हो गया, ठीक है। गेन की एक यूनिट हमारी डीबी भी होती है, तो आपका ये रेंज जो होती है 70 से 90 डीबी, डीबी बोले तो डेसिबल, ठीक है। ये वाला लॉग के फॉर्म में निकलता है, जब हम लोग जो है कंट्रोल सिस्टम, अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे निकालते हैं, कन्वर्ट किया होगा तो आपको, क्योंकि मैकेनिकल में सब्जेक्ट शायद पढ़ाया जाता है तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसका आइडिया होगा, ठीक है। अब बात आ गई अब इसकी, तो अब हम क्या आइडियल ओपेम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो जो वैल्यू जिसने दी इसको देखते हुए क्या आप आइडियल ओपेम बना सकते हैं। क्या कहा इसने, इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई, तो यहां अगर आप देखो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ये बहुत हाई होता है तो उसको हटा दो, हाई बोले तो इनफाइनाइट, बोले तो ओपन सर्किट, तो यहां पर ये V1 होगा, यहां पर ये V2 होगा, ये प्लस माइनस होगा। बात समझ में आई यहां तक। ये R0 क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, दिख रहा है। R0 क्या है, सॉरी जीरो, जीरो बोले तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब यहां देखो ये कितना है, ये भी क्या है V इनफाइनाइट, ये भी कितना है आपका इनफाइनाइट है। यहां पर ये क्या है AV गेन, और ये इनफाइनाइट, और आपका ये तो डिफरेंस आया इसका, ठीक है। तो इनफाइनाइट के साथ समथिंग, तो मैं कहूं तो आपका वो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा, ऐसा ऐसा, ये आपका आउटपुट यहां पर, ये मैंने कह दिया, ये प्लस माइनस, ये क्या है आपका AV इंटू VD, VD क्या है आपका V1 माइनस V2, ये आपके बाइसिंग वोल्टेज हैं, ठीक है। ये माइनस दे दिया मैंने, ये आपका प्लस वोल्ट दे दिया, ठीक है। तो आइडियल ओपेम जो है आपका दिखने में ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यहां से डायरेक्ट निकालोगे निकल जाएगा, क्यों, मैं जो VD बता रहा था आप लोगों का आउटपुट निकाल रहा था। लगाओ KVL जरा यहां पर, ठीक है। ये क्या है, यहां से ग्राउंड हो रहा है, तो अगर आप KVL लगाओगे तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट आपको AV इंटू VD ही मिल रहा है, जो हम शुरू में आपको बता रहे थे ना निकालते हैं कैसे निकालते हैं, आपको लग रहा होगा कहां से आया। तो अब आप देखोगे हमने चीज को आइडियल कंसीडर करा, आइडियल कंसीडर करते हुए जो है हमने उसे ऐसा माना, ठीक है। चलो अब क्या है, अब अगर हम बात करें हमारा जो है सिग्नल के बारे में, उसके बारे में, ओपेम के बारे में, तो थोड़ा सा जो है एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज अगर बना रहे हैं, चीज की अगर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे मेन जो चीज है वो है स्टेबिलिटी, वो चीज हमारा स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल है तो हमें उस डिवाइस बनाने का फायदा है, अगर स्टेबल नहीं है तो हमें जो है उस डिवाइस को बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जनरली हमारा गेन इनटू बैंडविड्थ, अगर मैं बात करूं किसी भी उसका सिग्नल का गेन इनटू बैंडविड्थ का जो रेशियो है, मल्टीप्लिकेशन है, वो जो है मेरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो देखो जब मेरा, अब आप यहां से कह सकते हो कि जैसे ही मेरा गेन बढ़ेगा, गेन क्या है, रेशियो है, अगर वोल्टेज का कहा तो वोल्टेज गेन, करंट का कहा तो करंट का गेन, तो आपने कहा जब मेरा गेन बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, मेरा बैंडविड्थ घटेगी, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जहां तक हम काम कर सकें, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे, हर कोई चाहता है लाइफ में हमारे पास एक बहुत बड़ा रेंज हो, हमारा एक बहुत बड़ा दायरा हो, जितना बड़ा जिस चीज का दायरा रहेगा वो उतना स्टेबल रहेगा। अगर मेरे पास रहने के लिए पूरा भारत हो तो मैं ज्यादा स्टेबल रहूंगा, सिवाय एक कमरे में, एक कमरे में मेरे पास क्या है, कम जगह है, ठीक है। रेंज क्या है, वैसी बैंडविड्थ क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब मैं किसी डिवाइस को कहां से कहां तक कर सकता हूं ऑपरेट। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज्यादा बड़ी रेंज भी खतरनाक है, ज्यादा बड़ी रेंज में क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है। बट जनरली क्या होता है, बैंडविड्थ हमारी न तो बहुत ज्यादा रखी जाती है न बहुत ज्यादा कम रखी जाती है, ठीक है। और जितना ज्यादा गेन होगा मेरा सिस्टम जो है उतना स्टेबल नहीं होगा। ये भी मैं कह सकता हूं गेन जो है मेरा क्या होता है, गेन जो है मेरा स्टेबिलिटी का, गेन जो है मेरा स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मेरा गेन होगा मेरा सिस्टम जो है उतना कम स्टेबल होगा, क्या होगा, उतना कम जो है मेरा स्टेबल होगा, ठीक है। अब क्या करें, ओपेम तो हमारा हम देख रहे हैं यहां पे, इसका तो बहुत हाई गेन है, क्या करें, अब हमें स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करनी है, इसलिए हमारा ओपेम के अंदर जो है फीडबैक का कंसेप्ट आता है। क्या आता है हमारा, इसलिए हमारा जो है फीडबैक का कंसेप्ट आता है।
अगर मैं बात करूं मेरे फीडबैक की, तो मेरा फीडबैक भी जो है दो तरह का होता है, पॉजिटिव फीडबैक और मेरा जो है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो मेरा जो है जो फीडबैक हम जो यूज करते हैं सारे सब्जेक्ट में, हम बात करते हैं फीडबैक का मतलब नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, हम किस फीडबैक की बात करते हैं? हम बात करते हैं मेरे नेगेटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहीं नहीं दिखाई देगा। आपको पॉजिटिव फीडबैक का केवल और केवल एग्जांपल दिखाई देगा ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स के अलावा कुछ होते नहीं है। पॉजिटिव फीडबैक अगर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, ये कैसे, थोड़ा सा इसको भी फीडबैक को भी समझ लेते हैं कि कैसे फीडबैक से स्टेबिलिटी आती है। ये मैंने कहा, ठीक है, ये मैंने कहा यहां पर जो है ये जीएस है, यहां पर आपने जो है वी क्या दिया, यहां पर आपने वी इन दिया, कोई आपने इनपुट दिया, कोई सिग्नल वी आई दिया, यहां पर आपने क्या दिया, आपको वी आउटपुट मिला। तो आप कह सकते हो कि आपका वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट कितना होगा, ही आपका जीएस होगा। एस की फॉर्म में मैंने, लाप्लास की फॉर्म में मैंने लिया। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैंने यहीं पर नेगेटिव फीडबैक लगा दिया, क्या कर दिया, नेगेटिव फीडबैक लगा दिया मैंने, तो मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं आप उसे समझिए। मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव फीडबैक दे दिया। जाहिर सी बात है, लाइफ में भी अगर आप देखना तो आपको यह चीज भी समझ में आएगी कि नेगेटिव फीडबैक मतलब यहां से मैंने कुछ उठाया, उसको मैंने उठाया, यहां से मैंने देखा। अगर आप देखो, अगर आपको किसी को इंप्रूव करना है तो अपने दोस्त को अगर आपको इंप्रूव करना है तो उसकी खामियां बताओ, उसको उसकी पॉजिटिवनेस मत बताओ। पॉजिटिवनेस बताओगे किसी को तो वो और आत्ममुक्ता में आ जाएगा, अपने आप को जो है और सुपीरियर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहां से इसको नेगेटिव फीडबैक दिया तो पता आपको इस केस में इसका जो है गेन क्या हो जाता है। इस केस में अगर आप देखोगे वी आउटपुट अपॉन वी इन हो जाता है मेरा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एच एच एस। तो आप देख रहे हो जैसे ही मैंने फीडबैक को इंट्रोड्यूस करा, मेरा क्या हो गया है, ये गेन जो पहले जी एच था अब वो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एच एच एस हो गया है। मतलब मेरे गेन की वैल्यू कम हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है मैं क्या गया हूं, कहीं ना कहीं जो है मैं स्टेबिलिटी के लिए गया हूं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, जहां पर आपने इनपुट दिया, आउटपुट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल है आपका, यहां से आपने कहा 10 दिया, यहां 15 मिला, 20 मिला, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ आपने सेटिंग ऐसी कर दी कि यहां 10 दिया तो यहां 15 मिला, बट अगर आपने देखा कि आपको चाहिए कि आपको पता भी तो चले, जैसे मुझे ये दीवार तोड़नी है तो एक ओपन लूप में क्या होगा, मैंने हथौड़ा उठाया, मैंने मारना शुरू करा, मुझे मतलब नहीं है कितनी दीवार गिरी, 2 गिरी, 3 गिरी, 2 ईंट गिरी, 3 ईंट गिरी, 4 गिरी, मुझे नहीं मतलब है। बट अगर मैंने हथौड़ा मारा, देखा मैंने यार मैंने अगर तेजी से हथौड़ा मार रहा हूं तो 2 गिर रही हैं, तो मैं थोड़ा हल्का मारूंगा तो 1 गिरेगी। मतलब क्या, मैं फीडबैक ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा इंपैक्ट से कितना आ रहा है। तो ऐसा इस चीज में होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी की बात करूं मैं, एक्यूरेसी किस में आएगी, एक्यूरेसी मेरी आएगी क्लोज लूप में। किसमें आएगी मेरी एक्यूरेसी, मेरी आएगी क्लोज लूप में। और ओपन लूप में क्या आएगी मेरी, ओपन लूप में जो है मेरी एक्यूरेसी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी किसमें आएगी, स्टेबिलिटी, क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, स्टेबिलिटी कहां पर होती है, स्टेबिलिटी मेरी जो है क्लोज लूप में होती है, ओपन लूप में मेरी स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, सिग्नल की दोनों में से इजी कौन सा है, ये सस्ता जुगाड़ है, इजी है, खराब नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि ओपन लूप सिस्टम जो है क्या होता है, सिंपल होता है। क्लोज लूप सिस्टम जो है मोर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये तो हो गया अगर आपने नेगेटिव फीडबैक दिया। अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे तो पता क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक अगर आप दोगे तो मतलब ये माइनस की जगह प्लस साइन हो जाएगा, तो आपका वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, जो मैं गेन की बात कर रहा हूं वो आपका हो जाएगा जी एस अपॉन 1 माइनस जी एस एच एस। तो आप देखो क्या हो रहा है, ये घट रहा है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका गेन और बढ़ गया, ये तो सिस्टम को और इसने अनस्टेबल कर दिया। इसलिए आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हमारे लिए पॉजिटिव फीडबैक नाम की कोई चीज नहीं होती है। पॉजिटिव फीडबैक का केवल और केवल एकमात्र यूज होता है जो हम लोग जो है ऑसिलेटर में प्रयोग करते हैं। वरना हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमारे लिए फीडबैक का मतलब नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब हमारे पास अगली चीज, ओपे में हमने देख लिया हमारा बहुत हाई गेन है, तो इस पे अब हमको
तरह तरह के फीडबैक्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम ओपेम में मेनली फीडबैक जो देंगे वो फीडबैक हम कौन सा देंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे, ये तो मुझे पता हो गया। पर हमारा कितने टाइप का फीडबैक हो सकता है, आउटपुट से क्या करना है, आउटपुट को इनपुट पर लाना है ना, फीडबैक देना है। ये मैंने कहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव बोले तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो मेरे तीन तरह के फीडबैक पॉसिबल हैं। क्या है मेरे मेरे जो है तीन तरह के फीडबैक जो है मेरे पॉसिबल हैं। क्या क्या मेरे तीन तरह के फीडबैक पॉसिबल हैं? या तो मेरा ये है कि मैं कहां से दूं, आउटपुट से दूं, एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। पहला देता हूं मैं एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, या तो मैं क्या करूं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक दूं। कैसा, ऐसा कुछ दूं, यहां से कुछ लाऊं, ठीक है। ये मैंने कहा आर ए एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। पहला जो है मेरे पास ये पॉसिबल है। दूसरा मेरे पास पॉसिबल है एट नॉट इन्वर्टिंग टर्मिनल, एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। दूसरा तरीका मतलब इसको मैं मिटा दूं, इस वाले को मैं मिटा दूं, ठीक है, और क्या करूं, अब मैं इस वाले टर्मिनल से फीडबैक दूं, ये वाला फीडबैक दूं। क्या चाहिए मुझे, आउटपुट से इनपुट में कोई कनेक्शन ही तो चाहिए, उसी को क्या कहता हूं मैं, फीडबैक कहता हूं एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। फीडबैक में दूसरा तरीका। तीसरा तरीका यह है कि बोथ, मैं दोनों से ले लूं एक साथ। क्या कर दूं मैं, बोथ फीडबैक मैं दोनों से जो है फीडबैक ले लूं। तो तीन तरीके जो है मेरे पास यहां पर हैं, इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो है मैं दोनों से मैं लूं, ठीक है। तो इन फीडबैक्स को जो है हम आने वाली अगली क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, और हमारे जो है अब आगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएंगे, ठीक है। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया, अभी तक समझ में आया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। आइडियल ओपेम की क्या क्या चीजें होती है, आइडियल ओपेम का आउटपुट इंपीडेंस को छोड़ के आउटपुट इंपीडेंस 0 होता है, बाकी आइडियल ओपेम में सारी की सारी चीजें जो है इनफाइनाइट होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का क्या कंसेप्ट है, हम जानेंगे कि ये जो वोल्टेज है और ये वोल्टेज है, ये दोनों वोल्टेज सेम होते हैं, यहां का अक्रॉस का वोल्टेज, यहां के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होता है। और दूसरी चीज हम जानेंगे कि हमारा अगर कोई करंट आई है तो सारी की सारी करंट आई ऊपर चली जाती है, ओपेम के अंदर कोई भी करंट नहीं जाती है। ये दोनों चीजें जो है हम जो है आने वाली जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।